प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित लंबी कविता संध्या के बाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित काव्य संग्रह ग्राम्या में संकलित है। इस कविता में पंत जी ने संध्या के समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों एवं ग्रामीण जीवन के दैनिक क्रियाकलापों के वर्णन के साथ साथ मानवता एवं संवेदनशीलता का भी संदेश दिया है। पंत जी ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर यहाँ बल दिया है जो शोषण मुक्त हो, जिसमें दरिद्रता न हो एवं कर्म तथा गुणों के आधार पर साधनों एवं अर्थ की प्राप्ति हो। यह गांवों में दरिद्रता, उत्पीड़न एवं निराशा चारों तरफ व्याप्त है, परंतु व्यवस्थित समाज इनको प्रकट करने में असमर्थ है। पंत जी ने इस संसार में समस्त पापों का कारण दरिद्रता को मानते हुए दरिद्रता के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताया है, बल्कि पंत जी इसके लिए पूरे सामाजिक व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं। इसके साथ ही एक विशेष बात आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार मैं आप लोगों की सेवा में नए नए विषय के साथ प्रस्तुत होता रहूं। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। यह कविता काफ़ी लंबी होने के कारण मैंने इसे 3 भागों में बांटा है, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष 3 कड़ियों में पेश करूंगा। तो चलिए आज हम पहली कड़ी की ओर अग्रसर होते हैं। पहली कड़ी के पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूँ, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते। सिमटा पंख की साँझ की लाली, जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख, झड़ते चंचल स्वर्णिम निर्झर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में, सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, बृहद जिह्व विचलत कैचुल सा, लगता चिकटबरा गंगा जल। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ पंत जी संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि यह संध्या रूपी पक्षी अपने पंखों को समेटकर अपनी लाली के साथ पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर जा बैठता है। अर्थात सांझ की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर ही दिखाई दे रही है, तथा दूसरी ओर पंत जी कहते हैं कि तांबे के रंग के पीपल के पत्तों के समान सैकड़ों मुख वाले झरने सुनहरी धाराओं में बह रहे हैं। अर्थात झरनों के जल पर सांझ के सूर्य का पीला प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ पंत जी पुनः कहते हैं कि क्षितिज पर छिपते सूर्य का प्रकाश
नदी में प्रतिबिंब होता है, ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई खंबा खड़ा हो। पंत जी पुनः गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहते हैं कि यह ऐसे लगता है जैसे मानो कोई बड़ा अजगर थका हुआ सा लेटा हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि जब सांझ का समय होता है और सूर्य डूबने की अवस्था में होती है, तब सूर्य की किरणें पेड़ पौधों के ठीक फुनगी यानी सबसे शीर्ष भाग में दिखाई पड़ता है, और उस समय के सूर्य का रंग लाल होने के कारण सभी पर्ण शाखाएं स्वर्णिम सा दिखाई पड़ती है। और गंगा के जल पर सूर्य की किरणें पड़ने पर सांझ के समय वह पेड़ की डाली ऐसे लगता है जैसे कि कोई खंबा बीच नदी में गाड़ दिया हो। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता शलील समीर सदा से स्नेह पास में बंधे समुज्वल, अनिल पिघल कर सलील सलील जो गति द्रव खो बन गया लबोपल। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नदी तट पर धूप छाही प्रकाश फैला हुआ है, वह हवा के चलने पर सर्फ की तरफ आकृति ले लेती है तथा नदी के नीले जल पर सूर्य का प्रतिबिंबित पड़कर उसे पीला बना देता है, अर्थात उस पर बादलों की सफेदी पड़ रही है। इन पंक्तियों में पंत जी पुनः कहते हैं कि साधारण रेत पानी और हवा के स्पर्श से अपनी गति खोकर अर्थात प्रकृति की सौंदर्य रूपी स्नेह पाकर नदी का जल छोटे छोटे बर्फ के कण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बर्फ से जल और फिर जल से बर्फ के रूप में रूपांतरित होता रहता है। और इस तरह प्रकृति में तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार अब देख सकते हैं कि पंत जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति के परिवर्तनों को बड़ी मनोहारी रूप में हम पाठकों के बीच प्रस्तुत किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन, दीप शिखासा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता निरांजन, तट पर बगुलों की सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि संध्या होते ही मंदिरों में आरती होने की तैयारी शुरू हो जाती है, वहाँ पंख और घंटे बजने लगते हैं जिससे किनारे के नदी की लहरों में कंपन होने लगता है तथा मंदिर का कलश भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लौ की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता सा जान पड़ता है।
पंत जी पुनः यहाँ कहते हैं कि नदी के किनारे नदी में बूढ़ी विधवा स्त्रियां बगलुओं के समान प्रतीत होती है, जो जब तप में हमेशा मग्न रहती है। उन विधवाओं के दिल में जो दुख है उससे उनका हृदय रोता रहता है, परंतु उनके मन की पीड़ा नदी की धीमी धीमी धारा में बह जाती है, जिससे उनके हृदय का दुख बाहर से दिखाई नहीं देता। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दूर तमस रेखाओं सी उड़ते पंखों की गति सी चित्रित, शोन खगों की पाती आद ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण से उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर, शनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। पंत जी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की उड़ती पंक्ति अंधकार की रेखाओं जैसी लगती है, और इन पक्षियों की पंक्ति अपनी चहचहाहट से शांत आकाश में गुंजार करती चली जाती है। संध्या के समय जब गायें घरों की ओर लौटती है तो उनके खुरों से जो धूल उड़ती है वह सूर्य के प्रकाश से सुनहरी हो जाती है, तथा ऐसे लगता है जैसे कि बादल की यह किरणें जल गई है। पंत जी पुनः कहते हैं कि जब आकाश में पक्षियों के कंठ का तेज स्वर गूंजता है तो वह आकाश में तीर के समान शन शन करते हुए अर्थात अपने मंजिल की ओर निकल जाता है। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। लौटे खग गाये घर लौटी, लौटे कृषक शांत श्लथ डगधर, छिपे गृहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लौट पैंठ से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली पैरों पर हुक्का भर। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी प्रकृति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संध्या के समय पक्षी और गायें अपने घरों को लौट रही है। किसान भी सारा दिन परिश्रम करके थके हारे कदमों से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पंत जी यहाँ कहते हैं कि वे सभी अर्थात सभी जीव अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं। अंधकार के कारण अब तो उनकी छाया तक दिखाई नहीं देती है। गांव की पैंठ अर्थात बाजार से व्यापारी भी नावों पर बैठकर अपने अपने घर को लौट रहे हैं। पंत जी यहाँ पुनः कहते हैं कि सभी घर पर ऊंट घोड़ों के साथ खाली पैरों पर बैठकर हुक्का पी रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पंत जी ने बहुत ही खूबसूरत कृति के साथ प्रस्तुत कविता में प्रकृति के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रस्तुत किया है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आज का यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। बाकी की पंक्तियों को अगले कड़ी में प्रस्तुत करूँगा। साथ ही
अगली कड़ी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहां से अगली कड़ी को सुन सकते हैं। तब तक के लिए आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें एवं आप सभी का धन्यवाद।